Dear students, Assalamu alaikum. This is the second lecture of the week. और अगर आप थोड़ा रिकॉल करें कि लास्ट टाइम हमने क्या कवर किया था, बेसिकली वी हैव स्टार्टेड ए न्यू टॉपिक विच इज़ काइंड ऑफ एप्लीकेशन एरिया ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जिसको हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या NLP कहते हैं। तो लास्ट टाइम में थोड़ा हमने इसको जस्टिफाई किया था एज ए डोमेन और इसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया था कि इसकी क्या डिफरेंट एप्लीकेशन एरियाज जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं और इन एप्लीकेशन एरियाज को जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमने काफ़ी डिटेल के अंदर इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी और उसके साथ हमने ये भी देखा था कि किन एरियाज में सक्सेस ज़्यादा है और किन एरियाज में रिलेटिवली सक्सेस जो है वो कम है। NLP जो है ये अगर हम देखें तो ये एक बहुत ही ब्रॉडर एरिया है कंप्यूटर साइंस डोमेन का या AI डोमेन का या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डोमेन का। बहुत सारी वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस हैं जो कि इस डोमेन के अंदर जो है वो एग्जिस्ट कर रही होती हैं, इस डोमेन के अंदर जो है वो यूज हो रही होती है, क्योंकि ये एक बहुत ही फंडामेंटल कैपेबिलिटी होती है इंसानों की कि वो लैंग्वेजेस जो हैं इनको प्रोसेस करने में कैपेबल होते हैं। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से AI के अंदर ये एक काफ़ी बड़ी डोमेन के तौर पे जो है वो इमर्ज हुआ है, जो ना सिर्फ कंप्यूटर्स के अंदर यूज़ हो रहा होता है, इसके साथ साथ ये सेल फोन्स के अंदर भी बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज़ हो रहा होता है, वेब के ऊपर बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ हो रहा होता है, रोबोट्स के अंदर और डिफरेंट अदर मशीन्स के अंदर, ऑटोनोमस मशीन्स के अंदर भी ये काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ये डोमेन जो है वो यूज़ हो रही होती है। तो it has actually become a very broad area of artificial intelligence and computing domains. तो अभी उसी डिस्कशन को हम आज थोड़ा कंटिन्यू करेंगे और थोड़ा हम इसके फेजेस जो हैं इसको पहले अंडरस्टैंड करेंगे, NLP के फेजेस को कि क्या डिफरेंट फेजेस जो हैं इसमें वी हैव टू परफॉर्म, और थोड़ा उनके कॉम्प्लिकेशन लेवल्स के ऊपर भी डिस्कस करेंगे और फिर हम आज प्रैक्टिकली भी इसको थोड़ा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिकली हम इन एक्टिविटीज़ को किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, एटलीस्ट फंडामेंटली या बेसिक उसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है जब इस तरह की एप्लीकेशन जो है वो हमको परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद लेवल्स ऑफ लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग. It can be considered as a proper process for language understanding. तो एज बाय द लिंग्विस्ट जो कि लैंग्वेज के अंदर स्टडी कर रहे होते हैं, लोग रिसर्चर होते हैं जो लैंग्वेज के, उनके अकॉर्डिंगली अगर आप डिस्कोर्स को या कन्वर्सेशन को या लैंग्वेज को या डिबेट को कंप्लीटली अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको कुछ फेजेस जो हैं इनको अप्रोप्रिएटली कंसिडर करना पड़ता है, परफॉर्म करना पड़ता है। और अभी उन्हीं फेजेस के ऊपर जो है वो हम थोड़ी डिस्कशन जो है वो यहाँ पे परफॉर्म करने जा रहे हैं। कंप्लीटली ये जो फेजेस हैं इनको हम कुछ इस तरीके से रेफर कर सकते हैं। वी कैन रेफर द वेरी फर्स्ट फेज जिसको हम प्रोसेडी कहते हैं, सेकेंड फेज जो है इसको हम फोनोलॉजी कहते हैं, थर्ड फेज जो है इसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं, फोर्थ फेज जो है इसको हम सिंटेक्स जो है इसके तौर पे रेफर कर रहे होते हैं, एंड फिफ्थ फेज जो है इसको हम सिमेंटिक के तौर पे जो है वो रेफर कर रहे होते हैं। सिमेंटिक के बाद हमारे पास दो मिलते जुलते फेजेस होते हैं जिसको हम प्रैग्मेटिक्स और कॉन्टेक्स्ट समटाइम कह देते हैं। कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा इनमें माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट एंड प्रैग्मेटिक्स जो है ये हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। इसके बाद हमारे पास डिस्कोर्स एनालिसिस होता है, पूरी जो गुफ्तगू है, पूरी जो डिस्कशन है, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है जिसके ऊपर हम एनालाइज कर रहे होते हैं, और एंड के ऊपर हमारे पास वर्ड नॉलेज या डोमेन नॉलेज भी जिसको हम कह सकते हैं। एक कंप्लीट लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारे पास इसकी इंफॉर्मेशन या डोमेन की या वर्ड की इंफॉर्मेशन होना भी जरूरी है। यहाँ पे जरा गौर करिएगा, फर्स्ट टू फेजेस जो आपको नजर आ रही हैं, प्रोसेडी एंड फोनोलॉजी, दे आर स्पेसिफिकली रिलेटेड विद द स्पीच। तो अगर आप पहली दो फेजेस को देखें जिसमें आपके पास एक
प्रोसिडी आ रही है और दूसरी जो है वो आपके पास फोनोलॉजी आ रही है, तो ये ज्यादातर वर्बल कम्युनिकेशन जो होती है या स्पीच जो होती है इसकी अंडरस्टैंडिंग से जो है वो कंसर्न होती है। उसकी बाद वाली फेजेस जो हैं ये ज्यादातर टेक्स्ट से रिलेटेड होती हैं। आप इनको कंबाइन में टेक्स्ट एंड स्पीच भी कह सकते हैं, क्योंकि स्पीच जब टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाती है तो फिर उसके ऊपर टेक्स्ट वाली फेजेस ही एक्चुअली परफॉर्म हो रही होती है। तो बाकी जितनी भी फेजेस आपको नजर आ रही हैं दे आर रिलेटेड टू द टेक्स्ट। तो फर्स्ट टू फेजेस के अलावा फर्स्ट टू फेजेस जो हैं दे आर कंसर्न विद द स्पीच। बाकी जो रेस्ट ऑफ द फेजेस आपको नजर आ रही हैं दे आर रिलेटेड टू द टेक्स्ट या रिटन फॉर्म में जो लैंग्वेज है, जैसे ये स्लाइड आपको नजर आ रही है सामने रिटन फॉर्म में, इसकी अंडरस्टैंडिंग से कंसर्न होती है। ओके जी, तो जरा क्विकली हम इनको रिव्यू कर लेते हैं इन सारी फेजेस को जो कि यहाँ पे रेफर्ड हैं। लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसिडी। प्रोसिडी जो है इट डील्स विद द रिदम एंड इंटोनेशन ऑफ द लैंग्वेज। The level of the analysis is most difficult to formalize and often neglected. इसकी इनिशियली आपको डिक्शनरी डेफिनेशन भी नजर आ रही थी। The patterns of stress and intonation जो कि हम लैंग्वेज के अंदर यूज करते हैं। स्ट्रेस के साथ जो वर्ड्स हम यूज कर रहे होते हैं या स्ट्रेस लेवल जो हम अपनी गुफ्तगू के अंदर या अपनी स्पोकन गुफ्तगू के अंदर यूज कर रहे होते हैं, प्रोसिडी जो है इट इज रिलेटेड टू द स्ट्रेस लेवल, और इंटोनेशन भी हम इसको कह सकते हैं जो लैंग्वेज जो है इससे कंसर्न होता है। बहुत हद तक हम ये जानते हैं कि जो स्ट्रेस होता है ये काफी हद तक किसी वर्ड के मीनिंग को भी चेंज कर देता है इंटायरली। जैसे एक वर्ड है क्या, अगर आप इसको डिफरेंट स्ट्रेस लेवल के साथ बोलेंगे तो आप जानते हैं कि इसके मीनिंग जो है वो चेंज हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू द प्रोसिडी ऑफ द वर्ड और द सेंटेंस। फॉर एग्जांपल एक और सेंटेंस है व्हाट डू यू वांट, अगर आप इसको एक लो टोन के साथ बोलेंगे तो इसका मीनिंग और होगा, अगर आप इसको बड़ी सख्त और हार्श टोन के साथ बोलेंगे तो जाहिर है इसका मीनिंग बदल जाएगा। वहां पे इसकी अंडरस्टैंडिंग और मीनिंग जो है वो काफी हद तक डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी हुई है कि दिस लेवल ऑफ एनालिसिस मोस्ट डिफिकल्ट टू फॉर्मलाइज एंड ऑफन निग्लेक्टेड। अक्सर ये जो स्ट्रेस हम यूज कर रहे होते हैं अपनी लैंग्वेज के अंदर, जो कि अक्सर हम यूज कर रहे होते हैं और इसकी वजह से वर्ड जो हैं सेंटेंसेस जो हैं इनके मीनिंग डिटरमिन हो रहे होते हैं, ये एज ए ह्यूमन तो हम इसको काफी अप्रोप्रिएटली समझ भी लेते हैं, अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं, लेकिन इस चीज को फॉर्मुलेट करना इतना आसान नहीं है, काफी मुश्किल है। इसलिए एनएलपी डोमेन के अंदर अक्सर इसको इग्नोर कर दिया जाता है या इसको निगलेक्ट कर दिया जाता है। तो प्रोसिडी जो है ये एक तरह से इट इज कंसर्न विद द इंटोनेशन लेवल ऑफ द लैंग्वेज या स्ट्रेस लेवल ऑफ द लैंग्वेज जो है इसके मीनिंग के ऊपर या अंडरस्टैंडिंग के ऊपर क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं इससे रिलेटेड होता है। इससे अगली फेज जो होती है इट इज आल्सो रिलेटेड टू द स्पीच, इसको हम फोनोलॉजी कहते हैं, और ये स्पीच के रिलेटेड जो है ये मेन डोमेन है या मेन एरिया है। जैसे पहले भी हमने बात की थी लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर कि जो लैंग्वेज होती है इसको हम दो तरीके से कम्युनिकेशन में यूज करते हैं, या इसको हम वर्बल कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं या इसको हम टेक्स्ट की फॉर्म में कम्युनिकेशन के लिए यूज कर रहे होते हैं। तो जो इसका स्पोकन वर्जन होता है इसको हम नॉर्मली फोनोलॉजी जो है इससे रेफर कर रहे होते हैं। फोनोलॉजी जो है इसके ऊपर मैं थोड़ी सी डिस्कशन करना चाहूंगा, वैसे ये एक पूरी फील्ड है, बहुत ज्यादा इसके ऊपर हम डिस्कशन नहीं कर सकते। जिस तरीके से रिटन लैंग्वेज के अंदर हमारे पास कुछ सिंबल्स होती हैं, डिफरेंट तरह की सिंबल्स जो है वो हमारे पास अवेलेबल होती हैं, जिनको लेके हम लैंग्वेज के वर्ड्स और सेंटेंसेस बना रहे होते हैं। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आप जानते हैं हमारे पास सिंबल्स होती हैं, कैपिटल ए है, कैपिटल बी है और कैपिटल सी है। इसी तरीके से बाकी लैंग्वेजेस के अंदर जैसे उर्दू में अलिफ है और बे है,
और इसी तरीके से बाकी और सिंबल्स अगर आप इनको गौर से देखें तो व्हाट आर दे आर बेसिकली सिंबल्स। डिफरेंट तरह से सिंबल्स हैं और हमें सिखा दिया जाता है कि ये सिंबल्स जो हैं इनकी अंडरस्टैंडिंग के बारे में और इनकी वर्किंग के बारे में हमें ट्रेन कर दिया जाता है। नॉर्मली इन सिंबल्स को हम अल्फाबेट्स कहते हैं। इनको हम अल्फाबेट्स जो है इसके तौर पे रेफर कर रहे होते हैं इन सिंबल्स को, जो कि लैंग्वेज में रिटन एक्टिविटी जो है इसके लिए यूज हो रही होती है। तो दे आर बेसिकली अल्फाबेट्स फॉर द रिटन लैंग्वेज। ओके, इन अल्फाबेट्स को यूज करके हम लैंग्वेज का रिटन एक्सप्रेशन जो है वो कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो स्पोकन लैंग्वेज होती है इसके भी अल्फाबेट्स होते हैं। इसके जो अल्फाबेट्स हैं इनको हम नॉर्मली फोनीम के तौर पे रेफर कर रहे होते हैं। तो इसके लिए जो हम टर्म यूज कर रहे होते हैं दैट इज फोनीम। फोन से है बेसिकली ये फोनीम, NEME। ओके, तो जिस तरह से हमारे पास राइटिंग के लिए अल्फाबेट्स होते हैं इसी तरीके से हमारे पास जो स्पोकन लैंग्वेज है इसके लिए कुछ वॉइसेस होती हैं। वॉइसेस जो हैं इन वॉइसेस को बेसिकली हम कह रहे होते हैं फोनीम्स, और इन वॉइसेस को यूज करके हम जो स्पोकन वर्जन है लैंग्वेज का इसको कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं। इन फोनीम्स की हमें रियलाइजेशन इसलिए नहीं होती कि जब हम बेसिकली बिल्कुल छोटे होते हैं तो उस वक्त हमें इनकी ट्रेनिंग दी जाती है, इन वॉइसेस को सिखाया जाता है, ट्रेन किया जाता है हमें, और हम आहिस्ता आहिस्ता जो है इनको सीखते हैं और फिर इनको यूज करके हम लैंग्वेज को वर्बली कंस्ट्रक्ट करते हैं या उसको वर्बली फॉर्मुलेट कर रहे होते हैं। तो हर लैंग्वेज के अंदर फोनीम्स होते हैं। अल्फाबेट्स के बारे में अगर आप जानते हैं तो अल्फाबेट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट लैंग्वेजेस के डिफरेंट होते हैं, लेकिन जो लैंग्वेजेस की वॉइसेस होती हैं वो काफी हद तक एक दूसरे से कॉमन होती हैं, बहुत ज्यादा उनके अंदर डिफरेंस नहीं होता। तो ये जो सारी स्टडी है ये जब हम स्पोकन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं तो वहां पे इसकी हमें जरूरत पड़ रही होती है। तो फोनोलॉजी जो है इट एग्जामिन्स द साउंड्स दैट आर कंबाइंड टू फॉर्म द लैंग्वेज। दो मेजर क्लासिफिकेशंस होती हैं फोनीम्स की, एक जिनको हम वॉवल्स कहते हैं और दूसरा जिनको हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, और फिर कॉन्सोनेंट्स भी आगे 6-7 क्लासिफिकेशंस में डिवाइड हो जाती हैं। वॉवल जो हैं आप जानते हैं कि 5-6 वॉवल्स होते हैं हर लैंग्वेज के अंदर, और इस तरीके से कॉन्सोनेंट्स होते हैं। कॉन्सोनेंट्स की फिर आगे कुछ कैटेगरीज बन रही होती हैं, वो फर्दर आगे कैटेगरीज के अंदर जो है वो डिवाइड हो रहे होते हैं। वॉवल्स की वॉइसेस पे अगर आप गौर करें तो जो वॉवल्स होते हैं नॉर्मली ये कहीं पे भी इनमें ब्लॉकेड नहीं आता, थ्रू हो जाते हैं। जितने भी कॉन्सोनेंट्स होते हैं इनकी वॉइसेस के अंदर जो है वो दरमियान में कहीं डिफरेंट तरीके से ब्लॉकेड आ रहा होता है, या आउटपुट जो है वो समटाइम माउथ से हो रही होती है और कुछ उसका पोर्शन जो है वो नेजल भी जा रहा होता है, नाक से भी उसकी आउटपुट जो है वो आ रही होती है। तो एनी हाउ ये जो सारी स्टडी है इट इज नॉर्मली टर्म्ड एज फोनोलॉजी, और the branch of the linguistic is important for computerized speech recognition and generation। तो इस सारे की हमें ज़रूरत उस वक्त पड़ती है जब हमने स्पोकन लैंग्वेज को कन्वर्ट करना है रिटन लैंग्वेज के अंदर, जिसको हम स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्जन कहते हैं, स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्जन कहते हैं या टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन कहते हैं। रिटन को आपने स्पोकन में कन्वर्ट करना है, तो वहां पे फिर आपको इन सारे फोनीम्स को, वॉवल्स को, कॉन्सोनेंट्स को, प्रेशर वेव्स को, क्योंकि माइक के थ्रू नॉर्मली हम कंप्यूटर्स को इनपुट देते हैं और फिर उसको कन्वर्ट करना लैंग्वेज के अंदर, ये सारी चीजें जो हैं वो आपको इस सारे प्रोसेस जो है इसको आपको समझना पड़ता है, और ये सारी एक्टिविटी जो है वो हम परफॉर्म कर रहे होते हैं फोनोलॉजी के अंदर। तो ये सेकंड फेज है आफ्टर प्रोसीडी। दिस इज द सेकंड फेज ऑफ लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, और यहाँ पे आके हम ये जूम करते हैं कि हमारी जो लैंग्वेज है वो टेक्स्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो चुकी हुई है। अगर वो स्पोकन थी तो वो भी कन्वर्ट हो चुकी हुई है, और अगर हमें इनपुट ही टेक्स्ट फॉर्म में दी है तो वो ऑलरेडी
जो है वो टेक्स्ट फॉर्म के अंदर जो है वो हमारे पास अवेलेबल है। तो अब इसका मतलब ये है कि टेक्स्ट फॉर्म में जो हमें गिवन है, इट कुड बी सम सेंटेंसेस, इट कुड बी सम वर्ड्स, इट कुड बी ए बुक, इट कुड बी ए वेबसाइट। तो वहां पे हमने अंडरस्टैंडिंग जो है इसको किस तरीके से परफॉर्म करना है। फ्रॉम द थर्ड फेज ऑनवर्ड वी स्टार्ट द फेजेस विच आर एक्चुअली रिलेटेड टू द रिटन लैंग्वेज, या टेक्स्ट फॉर्म में जो लैंग्वेज होती है उससे रिलेटेड होते हैं या उसकी अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली जो फेज हमारे पास स्टार्ट होती है, इट इज नोन एज मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी इज ए स्टडी ऑफ वर्ड्स। तो जो वर्ड्स हैं इनकी स्टडी जो है इसको हम मॉर्फोलॉजी जो है इसके तौर पे डिस्कस कर रहे होते हैं, या इसको हम इस फेज के अंदर जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो मॉर्फोलॉजी इज कंसर्न विद द कंपोनेंट्स, और वर्ड के जो कंपोनेंट्स हैं दे आर आल्सो नोन एज मॉर्फीम्स। एक वर्ड जो है सम टाइम वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, और वो जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं इनको हम मॉर्फीम्स के तौर पे जो है वो अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। Morphological analysis is important to determine the role of the word in sentence, including its number and tense. अब ये टर्म भी अब काफी हद तक डिस्क्राइब कर रही है कि इस नंबर एंड टेंस भी इसी डोमेन के अंदर जो है वो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे वर्ड जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, एक बॉल की बात हो रही है या मल्टीपल बॉल्स की बात हो रही है, एक कंप्यूटर की बात हो रही है या मल्टीपल कंप्यूटर्स की बात हो रही है, या प्रेजेंट में हो रही है या पास्ट में हो रही है या फ्यूचर के लिए हो रही है। तो ये सारा जो है वो हम कवर करते हैं मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस के अंदर, और इसकी बेसिस के ऊपर हम वर्ड की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग जो है इसको लेने की कोशिश कर रहे होते हैं। ओके जी, मॉर्फीम्स आर यूज्ड टू डिटरमिन द टाइम इन विच द वर्ड इज यूज्ड, सच एज इन इंग्लिश सिंगिंग, इंग्लिश वर्क एंड हेल्प्स वगैरह। ये सारे जो है वो मॉर्फीम्स हैं, टेंस के रिलेटेड है ये। हाउ आर द वर्ड कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम मोर बेसिक कंपोनेंट्स, जिसमें हमारे पास ये प्रीफिक्सेस आ जाते हैं, सफिक्सेस आ जाते हैं। प्रीफिक्सेस जो हैं ये कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि किसी वर्ड के शुरू में यूज होते हैं। जैसे आपको नॉन, अन, एंटी, ये प्रीफिक्सेस जो है वो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। सफिक्सेस जो हैं ये वर्ड्स के बाद में आते हैं, एंड पे वर्ड्स के आ रहे होते हैं। और ये प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस जो हैं दे इंटायरली चेंज समटाइम्स द मीनिंग ऑफ द वर्ड। फॉर एग्जांपल अनफेयर, जैसे अगर इस वर्ड के अंदर आप जो प्रीफिक्स है दैट इज अन और फेयर इज ए वर्ड, तो आप देख रहे हैं कि अनफेयर जो है इसके मीनिंग को इंटायरली जो है वो चेंज कर देता है। और इसी तरीके से पैकिंग है, पैक है, और आईएनजी यहाँ पे सफिक्स है, और ईडी जो है ये भी इस सिचुएशन के अंदर जो है वो सफिक्स है। तो ये सारी डिस्कशन जो है जो कि किसी वर्ड के रिलेटेड होती है, किसी सिंगल वर्ड के रिलेटेड होती है, इसको हम मॉर्फोलॉजी जो है या इस फेज को हम मॉर्फोलॉजी के तौर पे जो है वो रेफर कर रहे होते हैं। तो आप देख रहे हैं वी हैव स्टार्टेड विद द स्ट्रेस, जिसको हमने प्रोसेडी कहा। उसके बाद हमने जो स्पोकन एक्सप्रेशन है लैंग्वेज का उसके ऊपर बात की, और अब हम सेंटेंसेस के ऊपर या रिटन एक्सप्रेशन के ऊपर आ रहे हैं। और वी हैव स्टार्टेड विद द वर्ड्स, के वर्ड जो है ये किन डिफरेंट पार्ट्स जो हैं इसके ऊपर कंसिस्ट कर रहे हैं, और इस सारी स्टडी को हम कलेक्टिवली मॉर्फोलॉजी के तौर पे जो है वो डिस्कस कर रहे होते हैं। ओके, जब आप वर्ड्स को स्टडी कर लेते हैं, वर्ड्स को प्रॉपरली प्रोसेस कर लेते हैं, तो उससे अगला लेवल जो होता है वो आपके पास सेंटेंसेस का होता है। और सेंटेंसेस को डील करने के लिए हमारे पास जो फेज होती है इसको हम सिंटैक्स कहते हैं, या सिंटैक्स एनालिसिस कहते हैं, या इसको हम सम टाइम पार्सिंग का वर्ड जो है ये भी इसके लिए जो है वो यूज कर लेते हैं। तो सिंटैक्स एनालिसिस जो है इसका मतलब ये है कि बहुत सारे वर्ड जो हैं वो एक प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर अरेंज्ड हैं, और वो फॉर्मेट जो है इसको हम टेक्निकली सिंटेंस कहते हैं। और एक सिंटेंस जो है वो सम टाइम कोई खास
मीनिंग दे रहा होता है या उससे कोई खास अंडरस्टैंडिंग होती है। तो ये जो अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स होती है, दिस फेज इज नोन एज सिंटैक्टिकल एनालिसिस या इट इज रिलेटेड टू द सिंटैक्स ऑफ द लैंग्वेज। Okay, analyze the rules for combining words into the legal phrases and sentences and use of those rules to generate and parse sentences. ठीक है, अगर आप कंप्यूटर से फिर sentences जनरेट करवाना चाह रहे हैं और फिर आप उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं इनको यूज कर रहे होते हैं। तो सिंटैक्स रूल्स आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग CFG, जिसको हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स कहते हैं। शायद आपने ये किसी कोर्स के अंदर देखी हो ऑलरेडी। CFG जो हैं they are basically used to represent the rules of the language. यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज लिखी है इस डोमेन के बारे में, द बेस्ट फॉर्मुलेटेड एंड दस मोस्ट सक्सेसफुली ऑटोमेटेड। तो अगर आप सारी फेजेस को देखें लैंग्वेज के रिलेटेड, जितनी भी फेजेस हैं जो आप देख के आए हैं अभी क्विकली उनको, तो उसमें से अगर हम ये सिंगल आउट करना चाहें कि कौन सी फेज जो है वो मोस्ट सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड है, तो वो एक्चुअली यही फेज है जिसमें हम सेंटेंस लेवल सिंटैक्स जो है इसको इवैल्यूएट कर रहे होते हैं। तो इसी वजह से आपने अक्सर देखा होगा कि आप जब वेब के ऊपर कुछ लिख रहे होते हैं या वर्ड में कुछ लिख रहे होते हैं तो ये ग्रीन लाइंस अपेयर हो जाती हैं जो कि काफी हद तक सिंटैक्स के बारे में आपको गाइड कर रही होती हैं। उसकी रीजन ये है कि ये जो डोमेन है इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो काफी हद तक फॉर्मुलेटेड हैं। एक तो प्रोबेबली ये रीजन है, दूसरी एक्चुअली इसके पीछे एक बहुत बड़ी रीजन है कि ये जो लैंग्वेज की स्टडी है ये कंप्यूटर्स के अंदर एक्चुअली पैरेलल चल रही है। ये जो स्टडी है ये पैरेलल परफॉर्म हो रही है क्योंकि कंप्यूटर के अंदर भी जो लैंग्वेजेस होती हैं दे आर आल्सो बाय डेफिनेशन लैंग्वेजेस। जैसे C++ है, पाइथन है, ये भी लैंग्वेजेस हैं, इनको हम रेफर कर रहे होते हैं फॉर्मल लैंग्वेजेस। जो लैंग्वेजेस हम डेली लाइफ में यूज कर रहे होते हैं दे आर द नेचुरल लैंग्वेजेस, और जो कंप्यूटराइज्ड लैंग्वेजेस होती हैं इनको हम फॉर्मल लैंग्वेजेस के तौर पे जो है वो रेफर कर रहे होते हैं। फॉर्मल लैंग्वेजेस जो हैं ये इन्वेंटेड होती हैं, डिजाइंड होती हैं, और इनके रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो बड़े ही वेल डिफाइंड होते हैं। तो एक डोमेन है जो कि पैरेलल चल रही है, जिसको हम कंपाइलर कंस्ट्रक्शन कहते हैं या कंप्यूटर लैंग्वेजेस की डोमेन कहते हैं, और ये भी आप जानते हैं कि कोई 50-60 सालों से इसके ऊपर भी काफी कॉन्टिन्यूसली जो है वो एफर्ट हो रही है। तो ये सेम एफर्ट जो है वो नेचुरल लैंग्वेजेस के अंदर भी इजीली रेप्लिकेट हो गई। तो ये एक वजह बन गई काफी हद तक कि जो एफर्ट हमने कंपाइलर डिजाइन के अंदर या कंप्यूटर लैंग्वेजेस के डिजाइन के अंदर परफॉर्म की थी वो काफी हद तक वो एफर्ट जो है वो यहाँ पे भी यूज हो गई, और यहाँ पे भी हमने उसको प्रॉपरली जो है वो परफॉर्म कर लिया। तो नॉर्मली जो सेंटेंसेस होते हैं इनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इनको हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स की फॉर्म में जो है वो डिफाइन कर रहे होते हैं। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो ये एक सिंपल सी CFG आपको नजर आ रही है, जिसको आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस जो है वो उसके दो हिस्से होते हैं, नाउन फ्रेज एंड वर्ब फ्रेज। और वर्ब नाउन फ्रेज जो है इट कंसिस्ट ऑफ डिटर्मिनेंट आ सकता है और उसके बाद नाउन आ सकता है, या डिटर्मिनेंट आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है और उसके बाद नाउन आ सकता है। और वर्ब फ्रेज जो है इसके अंदर वी हैव वर्ब एंड आफ्टर दैट वी हैव द नाउन फ्रेज। तो जो सेंटेंसेस हैं इनको डिफाइन करने का एक सिंपल सी CFG, इट्स अ लार्जर वर्जन, इट्स नॉट द लार्जर वर्जन ऑफ द CFG, बल्कि एक्चुअली जो प्रैक्टिकली यूज होने वाली CFG है वो प्रोबेबिलिस्टिक है, नॉर्मली स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटीज के साथ वो अटैच होती है। जो एक्चुअली प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड है वो इसका वर्जन थोड़ा सा मुख्तलिफ है, लेकिन वो मोरलेस इसी तरीके से जो है वो डिफाइन हो रही होती है कि एक सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं और फिर आगे हर हिस्से को रिकर्सिवली जो है वो डिफाइन किया जाता है, और ओवरऑल सेंटेंस जो है इनको लेके जो है वो डेवलप हो रहा होता है। इन्हीं को फिर हम डिफरेंट जो लेक्सिकॉन्स हैं वहां से वेरीफाई कर रहे होते हैं। जैसे कि डिटर्मिनेंट्स जो है वो हम जानते हैं कि A है, D है,
ये डिटर्मिनेंट्स हैं और इसके अलावा कोई 8-10 और डिटर्मिनेंट्स हमारे पास पॉसिबली हो सकते हैं। एडजेक्टिव्स के अंदर भी हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं। 2 एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दी गई हैं। नोन्स भी मिलियंस हो सकते हैं। बर्ड है, बर्ड्स है, इसकी प्लूरल फॉर्म ग्रेन है, ग्रेन्स है, और इसके अलावा और भी हमारे पास बहुत सारे वर्ड जो हैं वो हो सकते हैं विच आर एक्चुअली डिफाइंड इन अ लेक्सिकॉन। लेक्सिकॉन दिस इज ए काइंड ऑफ डिक्शनरी, लेकिन इसके अंदर जो क्लास है, हर एक वर्ड जो है उसकी डिफाइंड होती है कि ये एडजेक्टिव है, डिटर्मिनेंट है, नाउन है, वर्ब है। वर्ब्स जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, उसकी डिफरेंट फॉर्म्स जो है वो आपको नजर आ रही हैं। तो इस तरीके से आप जो सेंटेंस है इसके हर एक एस्पेक्ट को वेरीफाई करने के लिए आप ये डिक्शनरीज जो हैं जिनको हम लेक्सिकॉन कह रहे होते हैं, नॉर्मली आप इसको भी यूज कर रहे होते हैं। ओके, और फिर जब आप किसी सेंटेंस को ग्रामेटिकली चेक कर रहे होते हैं तो इसकी चेकिंग के लिए एक तरीका ये है कि आप पास्ट ट्री कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं। तो अगर पास्ट ट्री अप्रोप्रिएटली कंस्ट्रक्ट हो जाए तो इट मीन्स दैट कि वो सिंटेक्स जो है वो ग्रामेटिकली करेक्ट है, और अगर पास्ट ट्री जो है वो अप्रोप्रिएटली कंस्ट्रक्ट ना हो पाए तो इसका मतलब ये है कि जो सेंटेंस है उसमें कुछ ग्रामेटिकल इश्यूज हैं, ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इश्यूज हैं। ये सेंटेंस जो है वो सिंटैक्टिकली करेक्ट नहीं है। जैसे यहाँ पे एक सिंपल सा सेंटेंस, द बर्ड टेक्स द ग्रेन्स, ये आपके सामने जनरेट किया गया है बाय यूजिंग द मेथड जिसको हम पास्ट ट्री कहते हैं। 2 तरीके से नॉर्मली ये पास्ट ट्री कंस्ट्रक्ट होते हैं, टॉप डाउन मैनर के अंदर और बॉटम अप मैनर के अंदर। सेंटेंस से लेके आप रूट तक जाएं तो ये बॉटम अप मैनर है, रूट से आप सेंटेंस को जनरेट करें तो ये टॉप डाउन मैनर है। तो इस तरीके से आप सिंटेक्स जो है लैंग्वेज के जो सेंटेंसेस हैं उनको सिंटैक्टिकली जो है वो वेरीफाई कर रहे होते हैं, और जब कंप्यूटर ने खुद से सेंटेंसेस जनरेट करने हैं किसी भी डिस्कशन के अंदर या कम्युनिकेशन के अंदर, तो वो भी इन्हीं रूल्स को यूज करके सेंटेंसेस जो है उसको जनरेट कर रहा होता है। ओके जी, इसके बाद हम मूव कर जाते हैं टू ए रिलेटिवली डिफिकल्ट फेज जिसमें लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ सक्सेस भी अचीव हुई है, लेकिन स्टिल इसके अंदर सक्सेस रेट जो है वो ज्यादा नहीं है, जिसको हम सिमेंटिक्स के तौर पे जो है वो डिस्कस कर रहे होते हैं। सिमेंटिक इज बेसिकली the study of the meaning, how to represent the meaning of the words and sentences, and how to derive the meaning of complex phrases from the meaning of its subparts. तो overall meaning जो है, understanding जो है, इसको जो है वो हम यहाँ पे semantics के तौर पे जो है वो रेफर कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप let's say your computer is capable to process the natural language और आप उसको स्पीच की फॉर्म में ये कह रहे हैं कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, यू कैन नाउ ऑफ द कंप्यूटर और टर्न ऑफ द कंप्यूटर, तो ये कुछ 2 सेंटेंसेस हैं यहाँ पे, और इसमें अंडरस्टैंडिंग ये है कि टर्न ऑफ द कंप्यूटर एंड द यूजर इज नॉट फीलिंग वेल। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करना अप्रोप्रिएटली जो है इस डोमेन या इस फील्ड जो है उसको हम सिमेंटिक्स के तौर पे जो है वो रेफर कर रहे होते हैं। Semantics is mostly concerned with the जैसे वो समराइजेशन की डोमेन आपने देखी थी, तो वहां पे ये ज्यादातर कंसर्न होते हैं, तो वहां पे इनके मीनिंग जो है इनकी काफी हद तक जो है वो हमें अंडरस्टैंडिंग की जरूरत पड़ रही होती है। तो इट इन्वॉल्व्स अप्लाइंग कंप्यूटर एल्गोरिथम्स टू अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स एंड हाउ सेंटेंसेस आर स्ट्रक्चर्ड। यहाँ पे we also need to perform an activity जिसको हम word sense disambiguation भी कहते हैं। It involves giving the meaning to the word based on the context। ये आपने वो जो application areas में भी देखा था कि cell अगर use हो रहा है तो ये किसके लिए cell है, इस discussion को भी आपको यहाँ पे जो है वो perform करना पड़ता है, which is related to the semantics। Semantics जो है वो अक्सर जो सिमेंटिक्स होते हैं वर्ड्स के या सेंटेंसेस के जो है ये काफी हद तक जो है वो कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होते हैं। किसी भी वर्ड के मीनिंग जो है एग्जैक्ट मीनिंग क्या है ये इस चीज पे डिपेंड कर रहे होते हैं कि उस वर्ड के इर्द गिर्द और उसके बाद जो है वो कौन से वर्ड जो है वो यूज हो रहे होते हैं।
तो इसको हम कॉन्टेक्स्ट कह रहे होते हैं, और वो किन सिचुएशंस के अंदर या किन मीनिंग्स के अंदर उस वर्ड जो है उसको यूज किया गया है। तो कॉन्टेक्स्ट जो है ये अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होता है कि आपका ये सेंटेंस, आपका ये वर्ड जो है ये किस कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है, किस डिस्कशन में आ रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है। तो कॉन्टेक्स्ट जो है इट अल्टीमेटली defines the meaning of the word and it also defines the meaning of the sentences. So context refers to the complete idea or the thought surrounding any sentence in a paragraph, or pragmatics refers to the what people really mean by what they say or write. जैसे poetry है और इस तरह की discussion है, तो वहां पे context भी आपकी बहुत ज्यादा मदद नहीं कर रहा होता, वहां पे आपको ओवरऑल उसके अंडरस्टैंडिंग की तरफ जाना पड़ता है। वेरी ऑफन वी से और राइट वन थिंग बट वी मीन अदर, ये भी अक्सर जो है वो एज ए ह्यूमन जो है वो हम यूज कर रहे होते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ह्यूमन का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है इन सिचुएशंस के अंदर वो बहुत बेहतर है और काफी फास्ट है, लेकिन कंप्यूटर्स के अंदर जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो इतना ज्यादा बेहतर नहीं है। लेकिन कॉन्टेक्स्ट को इनकॉर्पोरेट करके अपनी डिस्कशन के अंदर आप काफी हद तक जो सेंटेंसेस हैं, वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग्स जो हैं इनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये है कि वो वर्ड्स जो उस वर्ड से पहले या उस वर्ड के बाद यूज हो रहे हैं। अभी थोड़ी देर में मैं इसको दोबारा से रिविजिट करता हूँ, अभी इस एग्जाम्पल को जरा देख लें। यहाँ पे फिर आपका कंप्लीट डिस्कोर्स एनालिसिस आ जाता है। आपने एक वर्ड से स्टार्ट किया और उसके बाद फिर आपने उस वर्ड उस सेंटेंस में रखा, सेंटेंस अप्रोप्रिएटली बनाया और फिर वर्ड्स और सेंटेंस के मीनिंग के ऊपर बात की, और अब आपके पास एक लंबी चौड़ी डिस्कशन है और आप ओवरऑल उसके मीनिंग या उसकी अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी नजर आ रही है, जॉन रीड्स ए बुक, ही बोरोड इट फ्रॉम हिज फ्रेंड। अब अगर आप इस पूरी इंफॉर्मेशन को देखें तो लेट्स से अगर मैं सिर्फ इतना सेंटेंस रीड करूं कि ही बोरोड इट फ्रॉम हिज फ्रेंड, तो क्या इसके सिमेंटिक्स को, मीनिंग को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं? नो। हमें नहीं पता कि हु इज ही, और हमें ये भी पता नहीं कि व्हाट ही बोरोड, और ये जो चीज है वो हम इस सिंगल सेंटेंस को लेकर अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो इस सेंटेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें इसके कॉन्टेक्स्ट को देखना पड़ेगा। कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये है कि इससे पहले कौन सा सेंटेंस है, ओके, और उससे पहले भी पॉसिबली कौन सा सेंटेंस है, और पॉसिबली ये जो हिज फ्रेंड है ये हो सकता है कि इसकी इंफॉर्मेशन आफ्टर दिस सेंटेंस हो। तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन है जो किसी एक सेंटेंस के लेफ्ट राइट साइड पे अवेलेबल होती है और वो इंपॉर्टेंट होती है उस सेंटेंस की अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसको हम कॉन्टेक्स्ट एंड प्रैग्मेटिक कहते हैं। और जब बहुत सारे सेंटेंस मिल जाते हैं तो एक पूरी डिस्कोर्स बन जाती है, और उस डिस्कोर्स की अंडरस्टैंडिंग जो है या उसका एनालिसिस जो है ये उन सारे सेंटेंस को कलेक्टिवली देखने से हम एक्चुअली परफॉर्म कर रहे होते हैं। ओके जी, थोड़ा आगे मूव करते हैं। और वर्ड नॉलेज या डोमेन नॉलेज जो है इट इज आल्सो नेसेसरी फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिस्कोर्स और डिस्कशन। नॉलेज अबाउट द डोमेन इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। ये चीज भी आप काफी हद तक समझ सकते हैं। लेट्स से एक टेक्स्ट है या आप अज्यूम करें कि क्रिकेट मैच चल रहा है और उसकी कमेंट्री चल रही है, दो कमेंटेटर जो है वो डिस्कशन कर रहे हैं स्पीच फॉर्म में और आप उसको अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं। अब वो डिफरेंट तरह की टर्म्स यूज कर रहे हैं, जैसे स्ट्रेट ड्राइव है, शॉर्ट लेग है, विकेट कीपर है, बॉलर है, अंपायर है, या सिक्स है या फोर है या सिंगल है या डबल है। तो अब ये टर्म्स जो हैं ये आप तभी अप्रोप्रिएटली अंडरस्टैंड कर सकते हैं जब तक आपके पास नॉलेज ऑफ क्रिकेट अवेलेबल होगा। अगर आपके पास नॉलेज ऑफ क्रिकेट अवेलेबल नहीं है
तो फिर आप इन टर्म्स को प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो स्पेशली जो डिबेट या डिस्कशन होती है किसी खास डोमेन से रिलेटेड, तो उसकी डिस्कोर्स को, उसकी सेंटेंसेस को, टर्म्स को अंडरस्टैंड करने के लिए आपके पास उस डोमेन का नॉलेज होना जो है वो बहुत जरूरी है। तो इसको हम रेफर कर रहे होते हैं वर्ड नॉलेज के तौर पे, या सम टाइम इसको हम रेफर कर रहे होते हैं डोमेन नॉलेज के तौर पे। ओके जी, ये सारी डोमेन्स जो हैं इनको जरा दोबारा से देख लें। मैं शुरू की स्लाइड पे आपको ले जाता हूं जहां पे ये इकट्ठी नजर आ रही हैं। लैंग्वेज की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए, वेदर इट इज अ स्पीच फॉर्म, वेदर इट इज टेक्स्ट फॉर्म, हमें कुछ फेजेस जो हैं वो परफॉर्म करनी पड़ती हैं, और ये फेजेस जो हैं वो प्रोसेडी है, फोनोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी है, सिंटैक्स है, सिमेंटिक है, प्रैग्मेटिक है, डिस्कोर्स एनालिसिस है, और डोमेन या वर्ड नॉलेज है। मैं ये नहीं कह रहा कि एनएलपी जो प्रैक्टिकली हमें नजर आती है उसके अंदर ये सारी डोमेन्स जो है वो 100% इम्प्लीमेंट होती हैं, ऐसा नहीं है। एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन ये वेरी कर रही होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप सेंटीमेंट एनालिसिस करना चाह रहे हैं, मतलब कमेंट्स हैं डिफरेंट तरह के, आप उनका एनालिसिस करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको प्रोसेडी और फोनोलॉजी करने की जरूरत नहीं है। शायद आपको सिंटैक्स भी बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, तो वहां पे आप सिंटैक्स और सिमेंटिक को ही मेनली परफॉर्म करेंगे। तो इस तरह से अगर आप समराइजेशन करना चाह रहे हैं तो वहां पे इंटेंसिवली सिमेंटिक्स होगा। वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशंस हैं तो वहां पे कॉन्टेक्स्ट और प्रैग्मेटिक्स भी इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन आप इन डोमेन्स को इनकी इंटेंसिटी के अकॉर्डिंगली जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर एप्लीकेशन के लिए आपको ये सारी डोमेन्स इम्प्लीमेंट करनी पड़ती हैं। हो सकता है स्पीच के लिए आपको पहली दो ही करनी पड़े। तो इट डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन कि आपने इनमें से किस डोमेन जो है इसको इम्प्लीमेंट करना है, किसको नहीं करना। ओवरऑल ये डोमेन ये डिस्क्राइब करती हैं कि स्पोकन से लेके रिटन तक किसी भी लैंग्वेज को कंप्लीटली अंडरस्टैंड करने के लिए यू हैव टू परफॉर्म ऑल ऑफ दीज फेजेस। Okay जी, I'm going to wind up this lecture from here now, और अगली दफा हम ये थोड़ा पाइथन के साथ बेसिक टेक्स्ट प्रोसेसिंग जो है इसको परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट टाइम जो आपकी लास्ट लेक्चर होगा इस वीक का, उसके अंदर हम ये बेसिक टेक्स्ट प्रोसेसिंग जो है इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और कुछ सिंपल एप्लीकेशंस जो है इसकी परफॉर्म करेंगे। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।